हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस के इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स को कंटिन्यू करते हैं और आज हम चैप्टर 9 के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्री की जो ग्रोथ की बात अगर हम लोग करें, कोविड 19 के टाइम से इसकी भयंकर लेवल पे बैंड बजी हुई है। अब क्या हुआ था कि कोविड के टाइम पर ना हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़्यादातर कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे देश में? इंडस्ट्रीज इज़ अ टर्म विच इज़ सिनोनिमस विद एनीथिंग। कोई भी जगह है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ बेसिकली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। ज़्यादातर शाइनी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है ना हमारे देश में, सर्विसेज से ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती रहती हैं, है ना। कोविड से पहले इनकी थोड़ी सी लंका लगी हुई थी, हल्की फुल्की नेगेटिव ग्रोथ इनकी चल रही थी, जैसा कि अभी मैं आपको आंकड़ों के बारे में बताऊंगा। कोविड से पहले माइनस में थी ग्रोथ। कोविड आया, भयंकर लेवल से डाउनफॉल हो गया इनकी ग्रोथ के अंदर। लेकिन अब जाके इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा एक ऑप्टिमिस्टिक बात करता है कि हाँ, जितनी भयंकर तरीके से गिरा था उतनी भयंकर तरीके से उठ भी गया है। -3.3% से लेकर 4.1% तक उठ गया है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। आप में से जितनों के फादर बिजनेसमैन है ना, या फिर आपकी फैमिली में कोई भी अगर फैक्ट्री या इंडस्ट्री, ऐसी फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो, तो इंटरव्यू में जाके घुमा फिरा के अगर आपके मुंह से निकल जाए कि हाँ मैं उद्योगी परिवार से हूँ और बिजनेसमैन बिजनेस क्लास हमारे घर में है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन निकल सकते हैं। एंड ये जो चैप्टर है ना, अभी यहाँ पर तो ये वैसे तो चैप्टर इजी ही है ये ओवरऑल, चाहे आप समरी से देखो, डिटेल समरी, चाहे यहाँ से देखो हाईलाइट से, ये चैप्टर लेकिन टोटल ना मीन्स ओरिएंटेड है। अब क्या होता है, एक बात बता देता हूँ जो कि मैं आज पूरा का पूरा एनालाइज कर रहा था 12-13 ईयर्स के पेपर को। देखो, मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी प्रीलिम्स के पेपर के अंदर, आप भी कभी देखना, अभी वीकेंड को टाइम मिलेगा तो देखना इस चीज़ को। देखो, प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चंस निकलते हैं इकोनॉमी के और इंडस्ट्री के टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस निकले हुए हैं, यूपीएससी ने आज तक ना वो इकोनॉमिक सर्वे से ही निकाले हैं क्वेश्चंस, या फिर थोड़ा सा करंट ट्रेंड से निकाले हैं, जो भी मतलब वो ट्रेंड की बात इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही कवर होती है। मैं तो उसको यही मानूंगा 100% वो क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर ही बेस्ड है कहीं ना कहीं। लेकिन यूपीएससी ने ना उधर दोनों की दोनों स्टेटमेंट या तीन की तीन स्टेटमेंट गलत ही दे रखी होती है। तो 95% टाइम्स ऐसा हुआ है कि जब भी इंडस्ट्री से फिल्म के अंदर क्वेश्चन बने तो उसका आंसर नीदर वन नॉट टू है। ये लेकिन कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई ट्रेंड नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा ही होगा। अब देखो क्या है कि यूपीएससी का नेचर ना डायनेमिक हो रहा है, और मैं ना वर्स्ट से वर्स्ट केस के लिए अपनी ज़िंदगी में प्रिपेयर रहता हूँ। तो आप भी ना बेसिकली ये इस चीज़ को जानने की कोशिश करो। लोग ना इसको सीरियसली लेते नहीं हैं। हम लोगों की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी बेसिकली, जो स्टैटिक पोर्शन है हमारा, नितिन सिंघानिया, सीवी सचदेवा में तो देखो इतना गिवन नहीं है इंडस्ट्री वगैरह के बारे में। नितिन सिंघानिया जो है उसमें से एक स्टैटिक पोर्शन जो होगा हमारा इंडस्ट्री का जो चैप्टर है, एक बारी उसको करने के बाद ना आपको एक तो हेल्प हो जाएगी इस वाले चैप्टर में भी, प्लस जो इससे प्रीवियस चैप्टर हम लोग जो कर रहे थे ना, जिसमें हम लोग ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में मैं आपको हिंट बता रहा था। वैसे तो इंडस्ट्री में भी वो है पूरा का पूरा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये सब ठीक है। लेकिन स्टैटिक पोर्शन इसका करना ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर इकोनॉमिक सर्वे को करो तो उसमें जो डेटा है ना, सिर्फ अपने मेंस और इंटरव्यू की स्टेज तक आप उसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, 100 बात की एक बात, कि यूपीएससी अभी तक इसके ऊपर जो फैक्ट्स है, जो आंकड़े है, वो गलत देता चला हुआ है। ज़रूरी नहीं है आने वाले सालों के अंदर भी वो गलत दे। और अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि जो लोग समझते हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चन निकल रहे हैं, वहाँ से भी जो उसने क्वेश्चंस निकाले हैं ना, उसकी भी डेटा और फैक्ट्स आपको बहुत सटीक तरीके से प्रोवाइड करे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। कंसेप्ट यूपीएससी अब सही खेलने लगा है और वो ये सोचता है कि स्टूडेंट्स की तो आदत ही बन गई एलिमिनेट करने की। दिक्कत ये आ गई है कि जिनको नहीं पता तो उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। 2020 का क्वेश्चन वो याद है कि कुछ बच्चों ने मजाक मजाक में एक हथनी को, फीमेल एलिफेंट को पटाखा पटाखा खिला दिया था। प्रेग्नेंट थी वो, बहुत बवाल मच गया था देश के अंदर, और यूपीएससी ने पूछ लिया था इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है। टू माई सरप्राइज, प्रान्या जो कि आती है हमारे बैच में, इकोनॉमी के बैच में आती है, वो सिर्फ 10th क्लास में है। एंड जब मैंने उसको बताया कि प्रान्या यूपीएससी ने ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो प्रान्या ने मुझे 2020 का ही क्वेश्चन था, और 2020 में आई थिंक मई या जून के अंदर जो भी एग्ज़ाम हुआ था, मई के अंदर ही हुआ था आई थिंक। तो प्रान्या ने मुझे एक वीडियो दिखाई थी।
डिस्कवरी चैनल से निकाल कर या नेट जियो से निकाल कर, और वो उसी साल की थी, 2 महीने पहले की वीडियो, जिसमें डिस्कवरी पे एक पूरा डेडिकेटेड एपिसोड है नेट जियोग्राफिक चैनल पे कि हथनी क्यों लीड करती हैं फीमेल, ये जो ग्रुप है एलिफेंट्स का उसको हथनी क्यों लीड करती है, जैसे हम लोग मैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं ना, तो वहाँ पर हथनियों को, जो फीमेल एलिफेंट्स होती हैं उनको ज़्यादा इज्जत दी जाती है। इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड एपिसोड था 40 मिनट का, या फिर पता नहीं 1 घंटा 12 मिनट ऐसा कुछ का वो एपिसोड था, उसने मुझे पूरा दिखाया एंड शी वॉज एबल टू गिव डैट आंसर। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे, तुक्का लगाया, कहती नहीं मैंने इसके ऊपर एपिसोड देख रखा है। अब वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही, लेकिन एक बंदे की क्यूरियोसिटी उसको कहाँ तक लेकर जा सकती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ऐसी 2017 में किटकैट की एक आदत बन गई थी, किटकैट जो चॉकलेट होती है उसकी एक आदत बन गई थी, वो कुछ कुछ ना पीछे फिगर्स देता था, जैसे एक जगह के बारे में देता था और उसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखता था। यूपीएससी ने किटकैट के उस रैपर से क्वेश्चन बनाया था, डिट्टो, एग्जैक्ट डिट्टो। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएस ने किटकैट को देखा होगा, लेकिन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जैसे दो लोगों की चीज़ें फॉर कोइंसिडेंस मर्ज हो जाती है तो वो हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों के पीछे आप जितना भागोगे ना आप उतना फंसोगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे में जितना इंडस्ट्री का डेटा गिवन है और जितना स्टैटिक क्वेश्चन में आपके नितिन सिंघानी में गिवन होगा आप उतना कर जाओ, लेकिन उन डेटा को मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ इस डिस्कशन से कि याद रखो सही तरीके से। अब एलिमिनेशन के पीछे मत भागो। अब एलिमिनेशन का ट्रेंड ना आने वाले एक डिकेड तक आपको यूपीएससी में नहीं मिलेगा। 2023 से लेकर 2033 तक नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको कोई भी जो है आप एलिमिनेट कर करके एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को निकाल के ऐसा कर लो यूपीएससी क्लियर कर लो, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इंडस्ट्री सेक्टर है इट कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 30% ऑफ द टोटल वैल्यू एडेड इन द कंट्री। ठीक है, इसने 30% जीवीए में कॉन्ट्रीब्यूट करा है, यानी कि एज कंपेयर टू द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2012, अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 तक, एक डिकेड मान लो, लगभग 30% टोटल ग्रॉस वैल्यू ऐड हुआ है हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में। ग्रॉस वैल्यू मतलब इंडस्ट्री में ये होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, जीवीए का मतलब ये होता है आउटपुट कितना निकला है एज कंपेयर टू प्रीवियस एरा। एक एग्जांपल के तौर पर साल 2022 के कंपैरिजन में साल 2023 में मान लो कि यहाँ पर अगर 100 चिप्स के पैकेट प्रोड्यूस हुए हैं इकोनॉमी के अंदर, और जीवीओ को अगर आपको ये कह रहे हैं कि जीवीएस पॉजिटिव, तो 101 चिप्स के पैकेट लगभग प्रोड्यूस होने चाहिए, एक क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए। जीवीए को नेगेटिव करना है तो 99 कर दो, 99 कर दो, तो ये एक कम है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड के इकोनॉमी के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हो रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस एरा, प्रीवियस डिकेड, जो भी आपका ईयर ऑफ कंपैरिजन है। और इस दौरान लगभग 9 से 10 साल के कार्यकाल में इंडस्ट्री सेक्टर ने 12.1 करोड़ लोगों को, लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, ओवरऑल जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ऐड करी, हम लोग अब पिछले साल पर आ जाएं, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के फर्स्ट हाफ में। ठीक है, ये बढ़ती हुई दिखी है हमें 3.7%, जो कि अभी तक लास्ट डिकेड के फर्स्ट हाफ तक जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ थी ना, मतलब पूरी की पूरी पिछले 10 सालों के अंदर जो फर्स्ट हाफ जो उसका चल रहा था उसमें ऑन एन एवरेज 2.8 ही रहती थी। मतलब आप सारे साल को निकालोगे और उनका एवरेज निकालोगे ना लास्ट डिकेड का, 2.8% ही रहती थी, 3% को भी टच नहीं कर पाती थी। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास 2022-23 तक हैं उसके फर्स्ट हाफ तक हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर 3.7% पे बढ़ रहा है। और हाँ, मैंने इसके बारे में बात करते करते एक पॉइंट पे रुक गया था। आप अगर इसको देखो ना, -3.3% कोविड से पहले और 4.1% तक, तो आप ये देख रहे हो कि टोटल तरीके से इसने रिकवरी कर ली ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा। या नहीं, ये सॉरी, कोविड का टाइम ये वाला -3.3%, और ये देखो 4.1%, माइनस से प्लस कर दिया, और प्लस 3.3 भी नहीं, उससे भी ज़्यादा ले गया 4.1%। ठीक है, किन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट करा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो इतनी बढ़िया तरीके से बढ़ पाई? तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे अपनी हेडिंग में ही मेंशन करता है चीज़ को, डिमांड ने बेसिकली इस चीज़ को पुश करा है।
डिमांड ने एक स्टिमुलस दिया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। कैसी कैसी डिमांड? सबसे पहले तो वो डिमांड जो हमारे घरों से आती है, काफ़ी अच्छी खासी डिमांड रही है। याद है ये सारी टर्म्स अंकिता, नेशनल इनकम के चैप्टर में, सीवी सचदेव में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारी जो सैलरी वगैरह घर पर आएगी तो हम कुछ ना कुछ जो खर्चा करेंगे, स्पेशली राशन या कोई सामान खाने पीने की चीज़ें लाने पर, है ना। कपड़े, जूते, किताबें, कॉपी पेंसिल, घर का राशन, दाल चावल, चीनी, ये सारी चीज़ें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये बढ़ा है। जब ये बढ़ा है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ कैसे, उसमें कैसे इजाफा होगा? लोगों की अगर डिमांड बढ़ेगी, वो डिमांड की खबर कहाँ तक जाएगी? मार्केट में जाएगी। मार्केट में कौन पहुंचा रहा है गुड्स को, सर्विसेज को कौन पहुंचा रहा है? बेसिकली अगर हम लोग सिर्फ गुड्स की बात करें अभी के लिए, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी या बहुत सारे मेजर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज उतने ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। करेंगे। जब इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे कि नहीं देंगे? क्यों? क्यों देंगे? यस। और बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन वगैरह 100 तरीके के काम होते हैं, लेकिन शाइनी, एक डिबेट ये भी तो उठ पड़ी है जो कि मैंने स्टैटिक पोर्शन में नितिन सिंघानिया में ये चीज़ बताई भी थी और सीबी सचदेवा में भी। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो डिमांड है अगर वो बढ़ने लग जाए, ज़रूरी नहीं है हमेशा रोज़गार के अवसर, जॉब्स के अवसर पैदा ही हो जाएं। इसके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ क्या आ गई है हमारे देश में? इस वेरी गुड, टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी बाधा बन गई है ना। क्योंकि बताया था ना मैंने, लेबर इंटेंसिव गुड्स को हटाकर अब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आ रही हैं, है ना। कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स वो बनवाएंगी कि एक मशीन, याद है वो वाली डिबेट जिसमें कि 100 वर्करों को काम कर लेगी तो इतनी तो किस्तें ही चली जाएंगी, तो मशीन, वो फैक्ट्री ओनर ये सोचेगा तो मशीन ही लगा लो, उससे बढ़िया, है ना। ये चीज़ है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ी है और उसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ी है। फिर एक्सपोर्ट स्टिमुलस ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ये लास्ट ईयर की बात हो रही है 2022 टू 2023। एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है हमारे देश से इंडस्ट्रियल गुड्स का। फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड ना एक तरीके से ट्रिगर हुई है हमारे देश में ना, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री या फिर विद रिगार्ड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अब मुझे फटाफट से बता दो 30 सेकंड्स के अंदर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है, बुरा होता है, शॉर्ट टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म का होता है, बंदा करता है इसको ये सरकार करती है? क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? सबसे पहले बात बताओ, ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है कि सरकार की है? गवर्नमेंट की है, ठीक है। और गवर्नमेंट के साथ साथ हो सकता है कि मेरी भी हो, मतलब प्राइवेट पर्सन की भी हो, लेकिन उस मॉडल को हम लोग शायद नहीं क्या कहेंगे? कौन सा मॉडल? पीपीपी मॉडल। लेकिन कुल मिलाकर है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या सरकार के साथ मिलकर कर रहा हूँ, सिर्फ सरकार कर रही है, पैसे की रिकवरी शॉर्ट टर्म में हो जाएगी, एक डिकेड में या 5 साल में, 10 साल में हो जाएगी, या एक साल में हो जाएगी? नहीं। ये कैसी चीज है कि आज जेब से पैसा लग रहा है, रिटर्न कब आना शुरू होंगे? लॉन्ग टर्म में। लेकिन क्या वो रिटर्न कॉन्टिन्यूस होंगे क्या? जी हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे बताओ ये शॉर्ट टर्म की बात है, लॉन्ग टर्म की बात है? ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टर्म की बात है, ठीक है। तो जब, सुनना इसको अंकिता ध्यान से, बात यह है कि जब सरकार ने अपनी जेब खर्ची लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स में करना शुरू करी ना, तो प्राइवेट सेक्टर भी आ गया इन्वेस्टमेंट करने। और इसके बाद ये मॉडल अब ना हमारे देश में अब सारे प्रोजेक्ट ना पीपीपी मॉडल के बेसिस पे बन रहे हैं, ज्यादातर प्रोजेक्ट। अगर आप प्रीवियस डिकेड के कंपैरिजन में देखो, अब ना पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, शायद नहीं पता होगा ना आपको, अब ज्यादातर पीपीपी वाले प्रोजेक्ट्स ही होते हैं। और ये चीज़ ना पिछले एक डिकेड से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई है। इसलिए साल 2012 में जब यूपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज करा था ना, आप उससे पुराना सिलेबस देखोगे और नए सिलेबस को देखोगे तो उसमें ना यूपीएससी जीएस पेपर 3 में स्पेशली मेंशन करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ये सब चीज़ें, और इस तरीके के क्वेश्चन जो कि इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। आज के टाइम में आप कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन स्टैटिक पोर्शन आप देख लो ना, ना कि सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट की टर्म आपको दिखेगी, ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दिखेगी, ज़्यादातर आपको यही दिखेगी पीपीपी। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन छोटे लेवल पे अब वो पॉसिबल है, क्योंकि सरकार को ना थोड़ी सी अब पैसे की नीड भी एडिशनल, और सरकार इनोवेशन वगैरह ज़्यादा जल्दी चाहती है। अब सरकार ना रुकना नहीं चाहती इतने साल जितने साल सरकार रुकी है। उसके बाद
बैंक और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट ये भी अच्छे खासे स्ट्रेंथन हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, अगर उनको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको क्या चाहिए होता है, वो अपनी जेब से, क्या नोटों की मशीन लगी होती है उनके घर पे, अपनी जेब से लगाते हैं वो पूरा का पूरा पैसा, नहीं ना। वो क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए लोन लेते हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताओ अर्पित, अदानी के जो स्टॉक्स जो गिरे हैं, जो शेयर्स गिरे हैं, क्या बैंक लोन देने से अब थोड़ा बहुत कतराएगी ना, बैंक के एक्शन थोड़े से नेगेटिव हो जाएंगे ना अदानी ग्रुप को लेकर, है ना। तो ये जो बैंक और जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स है ना, इनके इंक्रीज होने की वजह से मतलब बेसिकली हुआ क्या है कि बैंक जो है वो लोन पे लोन दिए जा रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने लगी हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने लगी हैं। कभी कभार सरकार के साथ भी मिलकर बनाती हैं। जब सरकार के साथ मिलकर बनाती हैं तो उसका नाम ये हो जाता है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मुझे आप लोग एक बात बताओ, चलो देश की तरक्की होती है, जीडीपी बढ़ती होगी, सब बढ़ता होगा, सबसे ज़्यादा क्या निकल कर आता है इस पूरे प्रोसेस में? कौन से बच्चे का जन्म होता है, क्या होता है उस बच्चे का नाम? इस पूरी प्रक्रिया में ये जो इन्वेस्टमेंट से लेकर, लोन से लेकर, प्रोजेक्ट्स बनने से लेकर, सबसे ज़्यादा इसमें क्या चीज़ एक पैदा होती है सबसे फ्रूटफुल इकोनॉमी के लिए, सबसे फ्रूटफुल बताओ? नहीं नहीं, रेवेन्यू मैं वही कहना, जीडीपी वीडीपी तो हो जाएगी, वो तो एडिशनल बात है, और क्या शायनी, ये कोई ये जो इंडस्ट्री है या सरकार है, हाँ, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री या जो सरकार है, ये कोई भजिया तलने के लिए थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हम फ्री में सबको भजिया खिलाएंगे, है ना। रेवेन्यू तो सभी को चाहिए भाई। अब कोई अगर सरकार के साथ मिलके कोई पार्टनरशिप कर रहा है तो एक बार बताओ, क्या उसको वो देशभक्त है क्या? वो बताओ, पीपीपी मॉडल में जो प्राइवेट कंपनीज आ रही है, फिर क्या देशभक्त है वो? अपने फायदे के लिए भी तो आ रही है ना वो। और सरकार के साथ मिलेंगी तो फिर उनकी और भी कंपनीज को फायदा होगा कि कल को जैसे मतलब मान लो सरकार की एक प्रोजेक्ट में मेरी हिस्सेदारी है, मान लो पे 10,000 करोड़ की। अब मेरे जो जितने और भी प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें मैं टैक्स का घपला कर रहा हूँ, कुछ भी ऊंच नीच कर रहा हूँ, तो मेरा फटाफट से सॉल्व नहीं हो जाएगा वो मैटर? बताना जरा। हो जाएगा ना, क्योंकि मैं क्या कहूँगा कि वो वाला प्रोजेक्ट बेटा मेरे कहने पे मेरी वजह से ही चल रहा है वो भी, ये चीज़ होती है। अच्छा सरकार, आप मुझे एक बात बताओ, इनोवेशन वगैरह तो सरकार वैसे भी कर सकती है, लेकिन सरकार ये ड्रामेबाजी क्यों करती है दोस्तों, ये कि प्राइवेट कंपनी वगैरह को ले लेना और इनके साथ पीपीपी मॉडल वगैरह बनाना, क्यों? इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे। चलो मान लिया एक बार को इनोवेशन का एंगल है भाई, चलो सरकार कहती है नहीं चाहिए इनोवेशन, हम पब्लिक गुड को इंश्योर करेंगे, हम खुद कर लेंगे। अब तो हम तो अब इतने सक्षम हैं, क्यों ले लेती है सरकार इनका सहयोग प्राइवेट सेक्टर का? क्योंकि सरकार को, हाँ बताओ बताओ आप, बताओ बताओ, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये जैसे टीसीएस आपने बताया कि यूपीएससी के लिए पूरा आईटी का ये जो हम लोग टीसीएस मेंटेन करती है ना। तो आप बेसिकली ये, और हाँ बिल्कुल अच्छा एंगल है। एक बात ये भी है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सरकार को ना एक लिमिट के बाद पैसा सरकार नहीं उठा सकती मार्केट से, स्पेशली आरबीआई वगैरह से या फिर बॉन्ड शेयर्स वगैरह से, लेकिन ये प्राइवेट कंपनियों को मिल जाते हैं फिर बैंकों से। वरना देखो ना, कभी भी सरकार डिफॉल्टर नहीं हो सकती। यार मुझे यार एक बात बताना जरा, कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करा है, कोई शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करा है, और एक शेयर है जो कि मान लो पतंजलि ने इशू करा है या अदानी ने भी चलो इशू करा है, टाटा ने इशू करा है, ज्यादा ट्रस्ट मेरा किस पे होना चाहिए? कौन नहीं भागेगा मेरा पैसा लेकर? मैं शेयर के बढ़ने गिरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे को एक शेयर है 1,000 रुपए का, एक सरकार का शेयर है 1,000 रुपए का, एक अदानी का, एक टाटा का। मैं एक पे ही पैसे लगा सकता हूं, सिर्फ 1,000 रुपए, और मुझे वो पैसे आज नहीं चाहिए, और मुझे पता है कि तीनों में बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, तीनों भागेंगे, ठीक है। और मुझे कोई ये बोल रहा है कि 30 साल तक पैसा लगा के छोड़ना है इसके अंदर, मैं किसके ऊपर ट्रस्ट करूं बताओ? कौन डिफॉल्टर नहीं बनेगा इन तीनों इस केस में? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिफॉल्टर नहीं बनती है। बन होने को कुछ भी हो सकता है, जैसे जिम्बाब्वियन गवर्नमेंट के साथ हुआ था, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जनरली नहीं बनती, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ी ट्रस्टेबल अथॉरिटी है हमारे देश के अंदर। उसके बाद जो सप्लाई रिस्पॉन्सेज है ना इंडस्ट्री के टू द डिमांड स्टिमुलस, वो भी अच्छे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितनी डिमांड हमारे देश में क्रिएट हुई थी ना, जनता की, गवर्नमेंट की, किसी भी चीज़ को लेकर,
उसको इंडस्ट्री ने बखूबी तरीके से मैच भी करा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, जो कि यहाँ से आ रही थी, सप्लाई अच्छी खासी इंडस्ट्रीज ने दी है, ठीक है। लेकिन यही वाली बात है ना, चैप्टर 7 क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे का, ये सब चीज़ें फुलफिल करने के अंदर हमने क्या कर दिया, किसकी बैंड बजा दी हमने, चैप्टर 7 ने क्या बताया था हमें, एनवायरनमेंट की, ये चीज़ है। तो ऐसे कनेक्ट करके चलना है आप लोगों को, क्योंकि कोई भी चीज़ टोटल वाइट नहीं है, टोटल ब्लैक नहीं है। कोई चीज़ अगर अच्छी हो रही है तो अपने साथ वो दुष्परिणाम लेकर भी आ रही है। तो उसको बेसिकली जो सप्लाई है उसने बहुत अच्छी तरीके से मैच करा है उसको, ठीक है। अब जो ये पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग है, ये लगातार बढ़ता हुआ आया है लगभग 1.5 सालों से, फॉर 18 मंथ सिंस जुलाई 2021। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो भी एक हेल्दी रेट पर बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये दो चीज़ें समझाता हूँ। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, अब ये बेसिकली ना एक मैन्युफैक्चरिंग के ट्रेंड को बताता है। अभी गूगल से 2 मिनट में दिखाता हूं मैं आपको। किसी भी इंडस्ट्री को कुछ भी अगर प्रोड्यूस करना है तो अर्पित ये तो पता होना चाहिए ना कि मार्केट की हवा किस दिशा में बह रही है, लोगों की डिमांड क्या है, क्या प्रोडक्ट लोग पसंद करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए जब भी कोई चिप्स या फिर कुछ भी लॉन्च होता है तो अश्वरीत, हमारे जनकपुरी में जितने भी स्टोर्स हैं ये लोग हमें टेस्ट करवाते हैं ना, जब भी हम इनके एंटर करते हैं कि आज हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है वो हो रहा है, मैम एक बार टेस्ट करके देखिए, और फिर वो रिव्यू और फीडबैक लिखते हैं ना, ताकि कंपनी उसके अंदर चेंजेस करवा सके। जैसे बहुत सारे चिप्स जो होते हैं अर्पित, जिसके अंदर डिप्स भी अवेलेबल होते हैं मान लो, तो वो बहुत वैरायटी के फ्लेवर टेस्ट करवाते हैं ना, फिर उसके बेसिस पर जब ओरिजिनल वो चिप्स या फिर कोई भी जो ऐसी चीज़ है जिसमें डिप या फिर कोई सॉस वगैरह अवेलेबल है, फिर वो अल्टीमेटली एक ही आता है ना जब वो लॉन्च हो जाता है मार्केट के अंदर, डिपेंडिंग होता है कि कस्टमर्स ने कैसा रिव्यू दिया है। और ये भी हमने बात करी थी कि उनको कुछ टाइम के लिए फ्री में भी बांटना पड़ता है प्रोडक्ट्स, जैसे आपने बिंगो की बात, आपने ही दिया था बिंगो का एग्जाम्पल, है ना। अब ये जो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग है ना, अब इसको ट्रेडर्स समझ पाएंगे। ये ना इंडस्ट्रीज बेसिकली मार्केट के ना ट्रेंड को चेक करती है कि ट्रेंड कैसे बह रहा है किसी भी चीज का, उसका अपसाइड मोमेंटम है, साइडवेज है, या डाउनसाइड मोमेंटम है, गिरने लगा है। अगर गिरने लगा है तो हम यहां पर जाके क्या संभाल लें इसको, कुछ ऐसा करें कि एकदम से कुछ नई चीजें ले आए। जैसे कोई कोई जो बिस्किट्स हैं, जब डाउनवर्ड उसकी मोमेंटम हो जाती है, जैसे ओरियो का ना अभी एक फ्लेवर बीच में आना शुरू हुआ था, ब्लैक करंट फ्लेवर, वो नहीं टिका, नहीं पसंद आया हमारे देश में किसी को, बंद कर दिया ओरियो ने। ओरियो में 2 फ्लेवर बहुत फेमस हैं, एक वेनीला और एक चॉकलेट वाला। इसके अलावा जो भी आया ना वो लोगों को पसंद नहीं आए थे, तो ओरियो ने डिसकंटिन्यू कर दिया उसे। ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे एपी फिज होती है ना, तो पार्ले वालों ने ऐसी अभी कुछ टाइम पहले, आई डोंट नो आपने टेस्ट करी कि नहीं करी है, मैंगो फिज निकाली थी एक, अगर आप में से किसी ने पी हो। वो नहीं चली, उसको विड्रॉ कर लिया फिर कंपनी ने। ऐसी एक ना साल 2009 में, मुझे याद है, अपनी एक्स के साथ बैठ के पी रहा था मैं, ग्रेपो फिज, वो निकाली थी कंपनी ने, चली वो 1 साल तक, बाद में नहीं चली, विड्रॉ कर लिया उसको कंपनी ने। तो यहां पर जाकर जब भी कोई जैसे मतलब ग्रोथ हो रही है उसकी, और फिर वो ग्रोथ के बाद नीचे साइडवेज घूम रहा है कि अब उतना नई माल बिक रहा है उसका, फिर ये डाउनफॉल हो रहा है, तो कंपनी उसको डिसबैंड करके वो करके कोई भी मेजर डिसीजन लेती है। यानी कि हमें, जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना ट्रेंड वाइज, कि अब ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टॉक पे पैसा बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, फिर भी हम उसको एग्जिट नहीं कर रहे प्रॉफिट निकाल के और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही जो ये इंडस्ट्रीज है ना, इनके खुद के ना ग्राफ्स होते हैं जिसपे ट्रेंड को चेक करते हैं। और आप देखना, मैं अगर पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डालूंगा ना इंडेक्स, तो आप ये खुद देखना कि गूगल देखो क्या दिखाएगा। ये देखो आ गया ना ग्राफ, ट्रेड सेटअप, जैसा जैसा ट्रेड सेटअप होता है। पीएमआई गिव्स एन आइडिया अबाउट द डायरेक्शन द इकोनॉमी इज टेकिंग, और ये इकोनॉमिस्ट को हेल्प करता है इन प्रोडिक्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन द कंट्री, स्पेशली इकोनॉमिस्ट तो ठीक है, इंडस्ट्रीज को भी हेल्प करता है ये जानने के अंदर कि ट्रेंड किस दिशा में, ये चीज़ हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए, हवा किस तरफ बह रही है, लहर किस तरफ है, ये चीज़ है। तो हमें क्या बनाना है और किस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर देना है, इसको कहते हैं पीएमआई। फुल फॉर्म क्या है इसकी, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स।
ओके, ये प्रिवेलिंग डायरेक्शंस बताता है हमें इकोनॉमी के ट्रेंड्स के बारे में। ओके, अब ना एक चीज़ और है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखाई थी ना कि निफ्टी 50, हमारे इंडिया की टॉप 50 मोस्ट परफॉर्मिंग अच्छी जो कंपनीज होती, सॉरी, उसका एक इंडेक्स होता है निफ्टी 50। लेकिन वो तो एक शेयर मार्केट की बात हो गई कि वहाँ पर उनके जो शेयर्स हैं वो भी ट्रेड हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। एक इंडेक्स बेसिकली जो एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये बेसिकली क्या देखता है, ये देखता है परफॉर्म कैसा करा है वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर ने इकोनॉमी के अंदर, हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और यहां पर अगला पॉइंट देखना, ये इसी से कनेक्टेड है आईआईपी से। 8 कोर इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी रही है, और उसमें उनकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हमें एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, यानी कि कुल मिलाकर 100 बातों के एक बात, एक अपसाइड मोमेंटम की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ठीक है, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रीलिम्स में आ चुका है 2013 14 या 15, पता नहीं कहाँ है। और यूपीएससी काफ़ी इसमें ना डेप्थ में चला गया था क्वेश्चन पूछने में, ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन अब ये चीज़ ईजी है। और मैं बता देता हूँ आपको क्या है ये 8 कोर इंडस्ट्रीज, पहले इनके नाम जानने हैं हमें, उसके बाद किसकी हाईएस्ट वेटेज है और किसकी लोएस्ट वेटेज है, हमें ये जानना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये आपको हमेशा याद रखना होता है, हमेशा ना इंस्टीट्यूट्स वाले भी ये बोलते हैं, जो कोचिंग वगैरह आप कहीं पर भी करोगे ना, तो वो लोग भी ये भी बोलते हैं कि आपको एग्जाम में प्रीलिम्स में बैठने से पहले ना ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में अब हाईएस्ट वेटेज और लोएस्ट वेटेज किसके पास है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ आईआईपी, ये आपके सामने आ गया। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बाहर में जानते हो उसको, नाम तो कोई भी रट लेगा। इसका लेटेस्ट डेटा ना, मतलब इनकी परसेंटेज बदलती रहती है। जैसे मयूर, स्टॉक्स के अंदर होता है ना हाईएस्ट वेटेज सेक्टर, लोएस्ट वेटेज सेक्टर, है ना, ये बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, ये भी बदलता रहता है। तो इसका ना एक डॉक्यूमेंट आता है। अब मैं लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ, जिसको आज मैं पढ़ रहा था, 31 जनवरी 2023 को पब्लिश हुआ है। टाइम टू टाइम ये निकलता रहता है, लेटेस्ट अभी हमारे पास यही है। जिस भी साल आप इसमें बैठ रहे होगे, एक बारी बस उससे पहले इसको देख लेना, एक हफ्ते पहले, और लगे आपको कुछ ऊपर नीचे चेंज हो रहा है तो बस यहाँ पर स्टिकी नोट वगैरह कुछ भी लगाकर ये लिख देना। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ, देखो यहाँ पर आप अलग अलग, अगर सबकी ये दिख रहा होगा ना आपको, बड़ा कर देता हूँ उसको। यहाँ पर देखो, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको यहाँ पर किसकी दिख रही है? 28% पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि हाईएस्ट वेटेज, हाई वेटेज स्टॉक कह रहा हूँ, हाईएस्ट वेटेज इंडस्ट्री कौन सी है 8 कोर इंडस्ट्रीज में से? पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट। लेटेस्ट डेटा है आपके पास। सबसे कम कितना दिख रहा है अभी तक हमें? अभी तक फर्टिलाइजर दिख रहा है 2.63%। क्या यही है? जी हाँ, यही है। तो सबसे हाईएस्ट वेटेज है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की, सबसे कम है फर्टिलाइजर की, इसकी है 28%, इसकी है 2.63%, यानी कि लगभग 2.5%। बस इसमें हमें सबसे ऊपर और सबसे नीचे का जानना होता है। इसके बियॉन्ड कोशिश भी मत करना कि हम ऑर्डर में याद कर लेते हैं इसको, वो कर लेते हैं, भाई वो अभी की बात नहीं है। अभी आप इन सब चीज़ों के पीछे, ऐसे तो फिर बहुत कुछ है याद करने को, एक लिमिट तो आपको लगानी ही पड़ेगी ना। देखो अब मैं आपसे ये कहूँ कि मैं ना दोस्तों आपके साथ ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट है शेयर कर रहा हूँ, इसको ना अच्छे से एक बारी पढ़ लो, और आपको ये सारा पता होना चाहिए कि कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ तक किसकी क्या ग्रोथ रही है। अरे भाई, इकोनॉमी ऑप्शन थोड़ी ना अपना यार, इकोनॉमिक्स ऑप्शन थोड़ी ना है। और हो भी तो इसका मतलब कि आपको याद हो जाएगा? आज आप इसको पढ़ने बैठोगे तो आपको ये याद हो जाएगा क्या? पूरे साल रख सकोगे इसको याद? तो जो चीज़ हमें बस की ना हो ना हमारे, तो हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उसको होशियारपन नहीं, उसको मूर्खता कहते हैं। ठीक है, तो अशप्रीत क्या सीखा? 8 कोर इंडस्ट्री में हाईएस्ट वेटेज कौन सी है कोर इंडस्ट्री में से? कौन सी इसमें? पेट्रोलियम। और लोएस्ट वेटेज? फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसकी भी अच्छी खासी मोमेंटम जो है वो चल रही है। और ये 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन से इंडेक्स का पार्ट है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और एक और चीज,
ये पीएमआई जो है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि इंडस्ट्रीज कैसे प्रोड्यूस करती हैं, ये इंडेक्स को देखते हुए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसमें क्या दिखता है उनको, इकोनॉमी में जो भी चीज़ों की डिमांड है, हवा किस तरह बह रही है ना, और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होती है, राइट। इकोनॉमिस्ट भी ये देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर ट्रेंड क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमी के अंदर ये जो डिमांड आई है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, इकोनॉमी की हवा कहाँ पर है, ट्रेंड क्या है, दिशा और दशा किस तरफ जा रही है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये फैक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमी का ट्रेंड क्या है, उसका रुख क्या है, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। ये जो पीएमआई में हमने देखा था, ये सब इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है ट्रेंड के पीछे, इकोनॉमी का ट्रेंड किस बात पे डिपेंड करता है। हाँ तो बेसिकली हम ऐसा कहते हैं, इसको ना सोशियोलॉजी में कहते हैं पॉपुलेशन का एज फैक्टर। अर्पित याद करो सब लोग, इकोनॉमी की बेसिक क्लासेस में सीखा था ना, बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा होगी। अश्वरीत याद है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये इन्हीं फैक्टर पे डिपेंड करता है। बच्चे ज्यादा हैं तो क्या बनेगा इकोनॉमी के अंदर, आपकी फेवरेट चीज पाउडर मिल्क, है ना, चोरी कर करके खाती है हमारी अश्वरीत किचन से इसको, और डाइपर, जॉनसन एंड जॉनसन की क्रीम, ठीक है। और अगर बुढ़े जाते हैं तो क्या बनेगा, नकली दांत, बैसाखियाँ, स्ट्रेचर, ये सब चीज़ें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मतलब इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है ये सब फैक्टर। जिस पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन एज ग्रुप अगर बूढ़ी है या फिर मेल ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा है, तो उसी प्रकार के प्रोडक्ट तो बढ़ेंगे कि ट्रेंड जिस तरह बह रहा होगा वही तो है कि नहीं। अब एक एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर अंकिता बुजुर्ग ज़्यादा है, ठीक है, बुजुर्ग ज़्यादा हैं, तो क्या जो फैक्ट्रीज हैं वो दूध की बोतलें बनाएंगी, बताना, नहीं ना। हाँ शौक एक बड़ी चीज़ है, होने को कुछ भी हो सकता है अंकिता, इंडिया के लोगों को कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक ट्रेंड पे ही चलती हैं। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्रेडिट है ना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, डोंट वरी समरी में हम जानेंगे। देखो अगर हमें किसी एंटरप्राइज को, किसी इंडस्ट्री को ये कहना है कि इट इज़ अ माइक्रो इंडस्ट्री, इट इज़ अ स्मॉल इंडस्ट्री, इट इज़ अ मीडियम एंटरप्राइज, इसकी ना डेफिनेशन होती हैं। डेफिनेशन इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ सर्टेन इसके क्राइटेरिया होते हैं इसको ये बोलने के, कि अगर हम इसको ये बोल रहे थे तो देयर इज सर्टेन क्राइटेरिया कि इतने से इतने ग्रोथ है इनकी, अगर इतना पैसा है इनके पास तो दे विल कम अंडर माइक्रो और स्मॉल और मीडियम, और 2 जो है वो 3 भी बन सकता है, 3 जो है वो 1 बन सकता है, 1 जो है वो 3 बन सकता है। ये हम सीखेंगे, डोंट वरी, अभी अपने दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं डालना। इन सारे एमएसएमई का पूरा जो सेक्टर है, इसकी भी जो ग्रोथ है वो बड़ी है बाय एन एवरेज ऑफ अराउंड 30% सिंस जनवरी 2022। ये क्यों बढ़ी है, यहां पर लिखा हुआ है कि क्रेडिट ग्रोथ इसकी बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, इसके पास पैसा कहां से आया ज्यादा, ऊपर वाले ट्रेंड को देखो, बैंकों का, और बैंकों का बैलेंस शीट जो है वो अच्छा हुआ है, कॉरपोरेट बैलेंस शीट भी अच्छा हुआ है, यानी कि बैंक लोन देने की क्षमता में रहे हैं एमएसएमई को, बताओ। और एमएसएमईस लोन वापस करने की क्षमता में रहे हैं बैंकों को पोस्ट कोविड-19, है ना। इन दोनों का हेल्दी रिलेशनशिप होना जरूरी है ना। कोई ऐसा अंकिता, कोई ऐसा होना चाहिए क्या कि एक बैंक पैसा दे दे एमएसएमई वापस ना करे, और एमएसएमई पैसा दे दे और फिर बैंक कहे हम तो नहीं दे रहे लोन, ऐसे इकोनॉमी चल सकती है क्या। बैंकों के पास पैसा वापस आना बहुत जरूरी होता है, और बैंकों का लोन देना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए जरूरी होता है कि बैंक लोन दे सके तो उसके पास पैसे का इनफ्लो जो है, कैपिटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वो वापस आता रहे टाइम पे। और एमएसएमई जो है वो बेसिकली उनके लिए कुछ क्राइटेरिया ऐसे होने चाहिए इकोनॉमी के अंदर कि उनको एक फेयर रेट पर बैंकों से लोन मिल जाए। तो ये जो क्रेडिट ग्रोथ हुई है ये इस वजह से हुई है कि कॉर्पोरेट शीट्स, बैलेंस शीट जो है ये अच्छी हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट टू द लार्ज इंडस्ट्री हैज बीन शोइंग डबल डिजिट ग्रोथ सिंस अक्टूबर 2022। अच्छा खासा पैसा मिलने लगा है
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सिंस अक्टूबर 2022। और वैसे पॉलिटिकल एंगल यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अर्पित, अदानी ग्रुप्स के ऊपर जो सबसे बड़ा ब्लेम लगता है वो यही लगता है ना कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट इन्फ्लो इन्हीं को गया इकोनॉमी के अंदर। कांग्रेस इसी बात को लेकर टारगेट करती है ना बार बार। लार्ज इंडस्ट्री की कैटेगरी में तो सबसे बड़ी आजकल यही है ना, लार्ज कैप है ना। उसके बाद जो एफडीआई इन्फ्लो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, याद है, आज से कुछ टाइम पहले फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस के अंदर, और यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस में बार बार, कि अमंग्स प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे इंडिया में हम उसको बूस्ट नहीं कर पा रहे। चाइना सिर्फ इसी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी की कमांड संभाला हुआ है, बिकॉज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है वो, है ना। अब एफडीआई इन्फ्लो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर होगा, क्या ये हमारी जीडीपी में चार चांद लगा देगा? मतलब मेरा कहने का मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, आप तो कहोगे कि हाँ एफडीआई यार अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, अगर ये वाला एफडीआई इन्फ्लो जितना भी है प्राइमरी सेक्टर की तरफ जाए, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जाए, या सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की तरफ जाए, एक इकोनॉमी की जीडीपी में चार चांद कब लगते हैं? कौन से सेक्टर में एफडीआई इन्फ्लो सबसे ज्यादा होना चाहिए? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर अच्छी तरीके से, फिर देखो एग्रीकल्चर शायद रिस्की बिजनेस है, रोजगार देता होगा, लेकिन हमने देखा था कोई फायदा नहीं कर रहा, देश की आधी से ज्यादा आबादी वहीं एम्प्लॉयड है, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया। सर्विस सेक्टर में बेसिकली होता क्या है कि यार उधर ना अर्पित स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, पढ़े लिखे लोगों की व्यक्ति, मतलब अगर संख्या ज़्यादा हो तभी उनकी जॉब पे स्किल ज़्यादा होगा। एग्री करते हो? जैसे गली में एक मैकेनिक है, वो हो सकता है कि खड़ी खड़ी एक हायाबुसा बना ले 100 सीसी की बाइक से, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं है एमएनसी में, राइट? एमएनसी क्योंकि डिग्री मांगता है, चाहे वो बंदा कुछ भी ना कर पाए अंदर जाकर, है ना। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये एक ऐसी चीज़ है ना, हमें कोई डिग्री की जरूरत है कि अर्पित, अगर हम कोई इंडस्ट्री वगैरह या नोएडा मेरठ में कोई खोलना चाहते हैं और हम बहुत बड़ा एक बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं, तो कोई एजुकेशन वगैरह नहीं ना। हम तो ये चाहते हैं ना बस इकोनॉमी के जो रेट्स हैं, मतलब इकोनॉमी की जो दरें हैं, जो सीमाएं हैं, वो हमारे फेवर में बस वर्क करें, है ना। फेयर अमाउंट में सब कुछ, हमारे ऊपर कोई बंदिशें ना लगाई जाए, वर्कर मिल जाए सस्ते रेट पे, वो मिल जाए, हम प्रोडक्ट महंगे बेच सके बाजार के अंदर, टैक्स हमें एक फेयर रेट पर देना पड़े, है ना। तो बेसिकली हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर एफडीआई इन्फ्लो हो रहा है इस सेक्टर के अंदर, क्या ये फ्यूचर के लिए अच्छा ट्रेंड है कि बुरा ट्रेंड है? हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा ट्रेंड है, ठीक है। तो जो एनुअल एफडीआई इक्विटी इन्फ्लो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं इन द लास्ट 2 years, स्टेडली इंक्रीज इन, लगातार। और जब ये स्टेडली वर्ड आता है ना, तो यूपीएससी इन्हीं वर्ड्स को उठाने की कोशिश करता है कि क्या कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। जी हाँ, ये जो दो वर्ड्स होते हैं ना, कॉन्टिन्यूसली और स्टेडली, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाते हैं। इसलिए मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि आपको फिगर्स और फैक्ट्स को लेकर चलना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। यस, एक जगह और था, सॉरी मैंने मिस कर दिया उस पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 8 कोर इंडस्ट्रीज में भी ये चीज़ है कि द ग्रोथ वॉज स्टडी, लगातार। ये वाला पॉइंट, सुगंधा आर यू देयर इन द क्लास? आप हो? नहीं, सुगंधा नहीं है ना, सुगंधा दे रही है ना 2023 का प्लान। तो सुगंधा, आप जब इस वीडियो को सुन रहे हो तो याद रखना कि एक ये वाला पॉइंट कि स्टेडली वाला, इससे क्वेश्चन 2023 में किसी स्टेटमेंट फॉर्म में या कहीं पर, और एफडीआई इन्फ्लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर स्टेडली तरीके से ग्रो रहा है, ये दो स्टेटमेंट्स को उठाकर यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन बना सकती है, अगर इकोनॉमिक सर्वे के इस पेज पर नज़र गई अगर उसकी तो, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की कुछ तारीफ। इट बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन दिसंबर 2022। जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अब जब वर्ड जापान आएगा ना, तो अशप्रीत, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास की, जापान लैंड ऑफ राइजिंग सन वो बॉक्स है, तो हमें तो यही लगेगा ना भाई, इंडिया ये काम तो नहीं कर सकता, जापान को तो नहीं पीछे छोड़ सकता है ना, जापान ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ सेल्स हो ही नहीं सकता, हम तो यही मानेंगे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं दिसंबर 2022 में, पिछला न्यू ईयर ख़त्म, ये वाला न्यू ईयर आते आते 2023 का पिछले साल ख़त्म होते होते हमने ये वाला काम कर दिखाया है। उसके बाद
एफडीआई फ्लो जो है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना। फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये था 180 मिलियन यूएस डॉलर। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर ये हो गया 699 मिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर, ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर मतलब क्या होता है, देखो ये जो कीवर्ड है ना, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, कम से कम 15 से 17 पेज इसके बारे में पढ़ेंगे जीएस पेपर 3 के अंदर, इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, जीएस पेपर 3 का टॉपिक है ये, आपको नितिन सिंघानिया वगैरह कहीं पर भी एज सच नहीं मिलेगा ये आपको। ये जीएस पेपर 3 का पार्ट होता है। और आईआर जो होता है ना जीएस पेपर 2 के अंदर, उसमें भी ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ओके, हमारे जिन जिन कंट्रीज से रिलेशंस होते हैं ना, तो जब कभी भी अगर आए कि इंडिया और अरब नेशंस के रिलेशन लिखो, इंडिया और अफ्रीका के लिखो, तो उसमें ग्लोबल वैल्यू चेन का एंगल लिखना जरूरी होता है। ये ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होता है, मतलब इंडिया के प्रोडक्ट ना दुनिया में कितना नाम बना रहे हैं, या फिर भारत से कोई भी जो प्रोडक्ट है, जो सेल है, वो दुनिया में कहाँ कहाँ फैल रही है। क्या हम एक अपने आप को मेक इन इंडिया वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में फैला पा रहे हैं, जगह बना पा रहे हैं? क्या बहुत सारे प्रोडक्ट के पीछे मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया लिखा आ रहा है? क्योंकि जनरली हमारी खुद के मार्केट के अंदर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ढूंढना हमारी मुश्किल हो जाते हैं, और जितने होते भी हैं तो वो हमें मन करता है फेंक दो, ये बेकार से हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को, ग्लोबल वैल्यू चेन को इन्हेंस करने के लिए हमने ना एक हायर लेवल का प्रोग्राम स्टार्ट करा है, मेक इन इंडिया 2.0, जो कि 27 सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है। ये 27 सेक्टर तो जानना आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स का डॉक्यूमेंट आने तो, मैंने आपको बोला था जब भी ऐसे प्रोग्राम्स या कोई भी 2.0 3.0 चीज़ें होती हैं, हमें उसके अंदर डिटेल में मिल जाएगा PT 365 के अंदर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस वाले पॉइंट पे आओ जरा। एफडीआई बढ़ा है फार्मा सेक्टर के अंदर। अब एक आयरनी दिखाता हूँ, यहाँ पर आओ। हम ना एफडीआई इक्विटी इन्फ्लो देखते हैं पिछले साल 2022-23 में। ठीक है, और अप्रैल से सितंबर तक, यानी कि अगर देख लेते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ है पिछले साल, लेटेस्ट डेटा है। एफडीआई का इन्फ्लो कितना हुआ है, इक्विटी का मतलब होता है कितना कैश इन्फ्लो हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इक्विटीज अ टर्म जो कि शेयर मार्केट के अंदर यूज करी जाती है। सबसे बड़ा शेयर कौन से सेक्टर के अंदर आपको दिख रहा है? 34%, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। सर्विस सेक्टर 22%। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग शेयर मार्केट वाली ट्रेडिंग नहीं, व्यापार, लेन देन जो इधर उधर चलता है वो। और भी सेक्टर्स में निगाह मार लेते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, अदर देन फर्टिलाइजर, कंस्ट्रक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, मोस्ट पर्टिकुलरली ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एंड अदर्स। चलो ये नाम तो आपको याद करना ही है। ठीक है, एफडीआई इनफ्लो के अकॉर्डिंग सबसे टॉप वेटेज याद करने हैं। एक ये 22%, 34%, 18%। थोड़ा सा हायर लेवल इसको लेकर चले जाना अपने एनालिसिस को। कैसे? आप में से जो भी लोग ना प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, इस अर्पित स्पेशली यू, ठीक है, आप एक प्रॉपर तरीके से एक टर्शरी सेक्टर के पार्ट हो। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑटोमेटिकली इंटरव्यू में, और कभी मेंस में आए तो हम सबके लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही। अब इसमें ना कभी एक ना सेम सेक्टर्स देख लो आप, सेम जिनकी ग्रोथ सेम रही हो, जैसे 5%, 5%। तो ये है ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इनकी ग्रोथ इन द सेंस के इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इक्विटी इन्फ्लो जितना इनमें हुआ है वो बिल्कुल सेम रहा है। उसके बाद 4% और ये 4%, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल 4% ग्रोथ रही है, एंड अदर्स 1%। अब ये 1% आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ऐसा है कुछ, देखना, ये देख रहे हो, ये थिन सी जो लाइन है ये वाली, ये पतली सी जो लाइन जा रही है ग्रे कलर की, ये है 1%। ठीक है, अब जिसके पास ये अगर फोटो कॉपी वाला होगा ना, तो आपको ये पता भी नहीं लग पाएगा ये 1%। ठीक है, क्वेश्चन अगर मेंस में निकलेंगे इससे तो ये निकलेंगे, वो हम देखेंगे, अभी समरी डॉक्यूमेंट आने दो, अभी नहीं, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ये जो सर्विस सेक्टर,
ठीक है। ये जो महारत हासिल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा जो एफडीआई इन्फ्लो में हो रहा है, क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अब जो इंडिया है वो एक एडवांस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें आप ये मानते हो मयूर कि ये दो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, ये सर्विस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, चाहे कान यहाँ से पकड़ लो चाहे वहाँ से पकड़ लो, इंटरकनेक्टेड है ना। सर्विस यहाँ पर है ना ऑटोमेटिकली, अगर चलो हार्डवेयर को हटा दो, लेकिन यहाँ पर है ना सर्विस कंप्यूटर वाली फील्ड में। इस वजह से ये बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं वो हम जानेंगे समरी डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन एनालिसिस मेरी इस बात के ऊपर नहीं थी। ये तो चलो जो दे रखा है मैंने उसको इंटरप्रेट करके बता दिया। 4% वालों को कनेक्ट करने के बारे में बता दिया, और 5% वालों को सबसे ज़्यादा कौन सा, और सबसे कम 4% वाले ही हैं इसके अंदर, ठीक है। अदर्स क्योंकि कुछ नहीं होता, अदर्स में तो आने को बहुत कुछ आ सकता है। सबसे कम है ड्रग एंड, ये रहा ड्रग एंड टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं आपको एक टिप भी देता हूँ, थोड़े से आपके पैसे बढ़ाता हूँ मैं आपके, ठीक है। पैसा कमाने की टिप देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आ जाओ भाई, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि एफडीआई जो फ्लो है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वो 4 गुना बढ़ गया है, और छोटे मोटे आंकड़े भी नहीं दे रहा है। $180 मिलियन था, कह रहा है $699 मिलियन पहुंच गया यूएस डॉलर फाइनेंशियल ईयर उसमें। तो ये तो भाई साहब जो फिगर है पिछले साल का, जब ये कह रहा है कि इतना बढ़ गया है, मतलब 3 गुना 4 गुना, हाँ 4 गुना पूरा पूरा बढ़ गया है, कह भी रहा है 4 टाइम्स बढ़ गया है। 4 टाइम्स बढ़ने के बाद ये तो 4% पे पिचका हुआ है ये तो ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब देखो होता क्या है, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर अगर मयूर, ईशा, जैद, आप में से जितने लोग हैं, आशिमा, आप जानते होंगे, एक हमेशा ना किसी भी इकॉनमी के अंदर, अर्पित, शाइनी, सब लोग इस बात को ध्यान से सुनो, एक ना सेक्टर रोटेशन होता है। जब कोई भी पर्सन ट्रेडिंग सीखता है, स्टॉक मार्केट सीखता है, उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करवाई जाती है सेक्टर रोटेशन की, कि आज जो सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट ऊंचाइयों पे बूम कर रहा है ना, कभी भी उसमें पैसा मत लगाओ। जो सेक्टर बिल्कुल नीचे की तरफ है ना, उस पर पैसा लगाओ। मतलब जो टॉप पर है ना, वो एक दिन ऑल टाइम लो पर आएगा, जो ऑल टाइम लो पर है वो एक टाइम ऑल टाइम हाई पर आएगा। अब बेसिकली क्या है कि इसमें ना पैसा ठूस दिया गया है, और ये जो दूसरा सेक्टर है ये वाला, ये ओवर बबल्ड बन चुका है, ये 34% वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसमें अब कोई फायदा नहीं है अभी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला भी, प्रॉमिस करा कि चलो आपके थोड़े से पैसे कमवाते हैं, वो ये ऐसे देखो, आने वाले टाइम में ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जब भी आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करनी हो ना, तो कैसे करनी चाहिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे, क्या मतलब है, क्या पूरा फंडा ये। फार्मा सेक्टर के अंदर हमें बोल रहा है कि 4 गुना पैसे इन्फ्यूज़ करे जा चुके हैं, एफडीआई इन्फ्लो आ चुका है, यानी कि आने वाले सालों के अंदर ये सेक्टर फटेगा, बूम करेगा। आप लोग हमेशा जब भी ऐसे इकोनॉमिक सर्वे से कुछ पढ़ा करो, और आपका कुछ पैसे का एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक प्लान हो, अगर आप बिजनेस माइंडेडनेस के हिसाब से सोचते हो, तो एक ऐसा पैसे का अमाउंट, 1,000 रुपये, 500 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये, जो भी आपके पास हैसियत हो उस हिसाब से, अगर आप वो 10 से 15 साल भूलने को, होल्ड करने को तैयार हो, तो यहां पर आप जाओ, हम यहां आते हैं, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात कर रहा है ना ये हमसे, कि जो फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर पैसा 4 गुना बढ़ गया है, मतलब एफडीआई इन्फ्यूज़ हो गया है, लेकिन वो अभी दिखा रहा है कि 4% पे ही है, यानी कि वो फटेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो आप लोग हमेशा जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर आया करो, और फार्मास्यूटिकल की कैटेगरी पे आओ। अब फार्मास्यूटिकल के जो स्टॉक्स हैं ना, जनरली आपको ये प्राइस देते हैं, ये महंगे दिखेंगे, 1200, 20,000, ये वो करके, इनमें से सबसे सस्ता कोई निकाल लो। भाई पैसा तो आ रहा है दवाइयों के उसमें, तो सबसे सस्ता मुझे ये दिख रहा है 67 रुपीज़ का। सीक्वेंट नाम है उसका, मैं नहीं जानता कंपनी क्या है क्या नहीं है, लेकिन फार्मास्यूटिकल का, फार्मास्यूटिकल के अंदर मुझे ये इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है 4 गुना पैसा इन्फ्यूज हुआ है। अब भाई 67 रुपीज़ है, मैं 100 खरीद लूँ, 1,000 खरीद लूँ, उसके शायद 67 रुपये एक खरीद लूँ मैं, चाहे 67 रुपीज़ का। इस पे आओ, ट्रेंड देखते हैं इसका। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा नीचे है, लेकिन वो ये कह रहा है कि पैसा इन्फ्यूज़ करा जा चुका है, काफ़ी नीचे है अभी ये, ठीक है। यहाँ पर आओ, और आपको ये, मैंने हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ईयरली का टाइम फ्रेम देख लो, हाफ ईयरली का, क्वार्टरली का देख लो। क्वार्टरली वाला 3-3 महीने वाला, ये लगातार 3 महीनों से, ये एक एक कैंडल 3 महीनों की है, ये 1 साल, ये 2 साल, 2 साल से नीचे आ रहा है,
4 गुना पैसा यहाँ पर इन्फ्यूज करा जा चुका है, अब ये बढ़ेगा, इसको भर भर के बाय कर लो। किसके बेसिस पर इसको बाय करना है? इकोनॉमिक सर्वे के इस फ्यूचरिस्टिक डेटा पे बाय करना है। 2 साल अगर से नीचे आने को लगाएं तो 2 से 5 साल ऊपर जाने को लगाएगा। ठीक है, 67 रुपीज का है, यहां तक जा चुका है 337 रुपीज पर। आपका पैसा 5 गुना 6 गुना हो जाएगा। आराम से लगाओ इस पे पैसा। ये मेरी एक छोटी सी टिप थी आप लोगों के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पर ट्रेडिंग करवा दी मैंने आपको। फिर बात करते हैं फ्लिपिंग की। क्या होता है भाई ये? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंटायर ओनरशिप ऑफ इंडियन कंपनी टू एन ओवरसीज एंटिटी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको सिमिलर सा लगेगा स्ट्रक्चर। पहले मैं इसकी सिमिलैरिटी को एक बार कोट कर देता हूँ आपके सामने। सिमिलैरिटी क्या? अर्शप्रीत, एक चीज़ सीखते हैं ना हम लोग कभी कभार कि जब सरकार घाटे में आ रही होती तो अपने वो पीएसयू की ओनरशिप पूरी की पूरी प्राइवेट लोगों को दे देती, जैसे उसने एयर इंडिया के साथ करा। क्या बोलते हैं शाइनी उसको? इस प्रोसेस को बताओ इन लोगों को। डिसइन्वेस्टमेंट, है ना? और या तो हो सकता है कि पूरी ओनरशिप देते, या फिर 51% स्टेक होल्डर वो खुद है, बाकी बेचते रहे, है ना? तो क्योंकि ये सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको पैसों की जरूरत होती है। लेकिन हमने देखा था ना स्टैटिक पोर्शन के अंदर, सीबी सचदेव और नितिन सिंघानी के अंदर, ये अच्छी चीज नहीं होती वैसे, है ना? ऐसे तो पूरा देश बेच के वो निकल जाएगी। अर्पित, याद है वो एनालिसिस कि ऐसे तो फिर पूरा की पूरी हमारी इकोनॉमी जो है मिक्सड इकोनॉमी ना रहकर पूरी प्राइवेट बन जाएगी पूरी की, है ना? पूरी की पूरी। अब फ्लिपिंग भी ना कुछ ऐसी चीज होती है। यहां पर क्या होता है, सरकार का कोई रोल नहीं होता। एक इंडियन कंपनी ना अपनी ओनरशिप जब वो घाटे में जूझ रही होती है ना, वो ओवरसीज एंटिटी को दे देती है पूरी की पूरी ओनरशिप। ठीक है, मान लो कोई एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, मेरी बात ही कर लो चलो, ठीक है? ट्रू आईएएस एंड पीसीएस है, मैंने बायजूस के साथ कोलैबोरेट कर लिया। बायजूस कहाँ की कंपनी है? चाइनीज है, मतलब मेन अड्डा इसका चाइना का है। ये लोग दिखाते हैं वैसे ऐसा एशियन, हाँ को फाउंडर इंडियन है, लेकिन अब जो अड्डा है ना इनका मेन, वो चाइना का है। ठीक है, मान लो चलो किसी भी ऐसी फॉरेन कंपनी एक कंपनी के साथ मैंने कोलैबोरेट कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि दीपांक, हम आपको ना बहुत सारा स्टाफ देंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे, ट्रू आईएएस का नाम देंगे हम आपको, आप ना ऑनलाइन आके शक्ल दिखाओ, आप टीवी स्क्रीन पे पढ़ाओ, ये पेन टैबलेट पे पढ़ाना और इन सब पे छोड़ो, हम पूरी फंडिंग रेज करेंगे आपके लिए, मार्केटिंग करवाएंगे, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे एड्स आएंगे, सब कुछ आएंगे। ठीक है, अब क्या होने लगा कि कल को भाई मैं बैच लेता रहा 5 साल 10 साल तक, वो करते करते अब हिंदुस्तान में मैंने सभी को पढ़ा डाला जितना यूपीएससी का मेरे को पढ़ाना था। अब स्टूडेंट्स आना बंद हो गए उसके बाद, मान लो। ठीक है, अब घाटे में जा रहा है ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि देखो, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का नाम आपकी वजह से, दीपांक दुबे की वजह से, क्योंकि आप पढ़ाते हो इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं, तो आप ये कंपनी हमें बेच दो पूरी की पूरी, अपनी ओनरशिप, अपने राइट्स और जितने भी हैं सारा का सारा आप अपना बेच दो। याद याद रखना मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैं किसी फॉरेन कंपनी को यहाँ पर मैं बेच रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा हम वन टाइम आपको पेमेंट दे देंगे, आप हर साल जैसे 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ वो करते थे ना। तो मेरे को ये लगता था कि कंसिस्टेंट इनकम तो कम से कम आ रही है ना, मेरा नाम है तो कल चलो अब 600 बच्चे ना आकर कम से कम 60 बच्चे तो आ रहे हैं कम से कम मेरे पास। अब मेरे पास 600 करोड़ का फंड ना आकर 6 करोड़ का तो आता है। लेकिन उन्होंने बोला एक साथ आप हमसे 300 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ ले लो, और हमेशा के लिए आप भूल जाओ कि दीपांक दुबे कोई नाम ही नहीं था ट्रू आईएएस एंड पीसीएस के साथ एसोसिएटेड। मेरे को भी लगा बल्क में भाई इतने पैसे एकदम से मेरे पास कैसे ही आते, 500 करोड़, मेरी तो पूरी लाइफ कट जाएगी, खानदान की लाइफ कट जाएगी। ठीक है भाई, रख ली है मैंने भी। ठीक है, लेकिन अब उसके चक्कर में क्या होता है कि वो जो कंपनी अब मुझसे ये वाली चीज़, मेरी ओनरशिप जो खरीदेगी ना, तो उसके साथ जितना भी इंडिया का आज तक बेस मेरे पास आया था, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे जो कि मेरे पोर्टल्स पर रजिस्टर्ड थे, वो फाउंडेशन कोर्स लेते थे, PT 365 के बैच लेते थे, अब उनमें से इस कंपनी के पास डेटा आ गया। अब ये कंपनी नई नई स्कीम्स और नए नए प्रमोशंस पॉलिसी लुभा लुभा कर उनको कॉन्टैक्ट करेगी। वी आर लॉन्चिंग अ कंप्लीटली न्यू कोर्स, करंट अफेयर पढ़ाने का टोटली नया एंगल, स्क्रीन से बाहर निकल निकल कर करंट अफेयर आएंगे, कुछ भी मतलब उनका जो वो है। एंड वो लोगो और टाइटल जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का, जिसके साथ अभी तक मेरा नाम एसोसिएटेड है। लेकिन बात यहाँ पर इसकी नहीं थी, वो कंपनी मुझसे ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट बेच पाएगी उन लोगों को। किस बेसिस पर? क्योंकि डेटा उनके पास हिंदुस्तानियों का आ गया है। इसको कहते हैं फ्लिपिंग। ठीक है, और
डेटा ब्रीच पिछले 5 साल से करंट अफेयर की सुर्खियों में एक नौटंकी बनाओ, और यूपीएससी ने प्रीलिम्स तक के अंदर पूछ लिया इसके बारे में क्वेश्चन साल 2019 या 18 के अंदर, कि जो मेजर जो डेटा होता है कंपनीज का वो बाहर रजिस्टर्ड होता स्टोर होता है। ऐसा एक पक्का करके एक स्टेटमेंट आई थी, आई कैन श्योरली रिमेंबर इट, 2018 या 19 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। डेटा ब्रीच या फिर डेटा शेयर करना, डेटा शेयरिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंटायर ओनरशिप ऑफ ए इंडियन कंपनी टू एन ओवरसीज एंटिटी, ये तो बात नॉर्मल है, लेकिन फ्लिपिंग में एक एंगल जो है वो मेन इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर आप सारा का सारा अपना आईपी एड्रेस का जो भी चीजें होती हैं, वेबसाइट्स, पोर्टल, सब कुछ प्लस डेटा। हितरटू का मतलब होता है जो अभी तक, ये हितरटू वर्ड का मतलब होता है, हितरटू कहते हैं इसको, अभी तक जो इंडियन कंपनी ओन कर रही थी, अब वो एक ओवरसीज फॉरेन एंटिटी के पास वो चला जाता है। ये चीज़ है। और आपको पता है ना कि हमारा काफ़ी सारा डेटा, कभी कभार कहते हैं कि ये फ़ोन्स वगैरह चाइनीज़ फ़ोन यूज़ नहीं करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए, ये चाइना के पास चला जाता है। और यही सारे फिर कभी कभार कांड होते रहते हैं कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाल कर हमारे फ़ोन पे से, पेटीएम से, वॉलेट से पैसे निकाल लिए, कुछ एक लिंक देकर के ऐसा है वैसा, जो कि कंप्लीटली लगता है। अब जैसे मैं हूँ ना, जैसे मेल्स का भी चेक करवाऊंगा मैं आपको, तो उसमें मेल्स में ना मुझे बड़ी सारी कोलैबोरेशंस के ऑफर आते रहते हैं, तो मुझे उसको आइडेंटिफाई करना आता है। मतलब मेरा एक फ्रेंड है चांद, तो उससे मैंने ट्रैकर लगवाया हुआ है अपने, अब ट्रू आई एस एंड पी सी एस में, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो अब मैं तो नहीं चाहता कि मेरी 2 साल की मेहनत बेकार हो जाए, उसमें मैंने ट्रैकर लगवाया हुआ है कि जो स्पैम वाले मेल्स होते हैं ना, ऑटोमेटिकली कि जो रियल कोलैबोरेशन लगती भी है मुझे, कि सच में मुझे अमेजन से कोलैबोरेशन आ रही हो, आ रही है, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि यार वो चीज़ नहीं है। क्योंकि कोलैबोरेशन में क्या होता है कि कभी कभार वो मुझे पैसा बेचते हैं, कि जैसे आप इस शर्ट को प्रमोट कर दो, इस जीन्स को प्रमोट कर दो। मैं अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आप वीडियोस देखो, मैं ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ हूँ अभी एक, उसका एक कंपनी का, और जिसके जो मेरे को प्रोडक्ट हर हफ्ते आते रहते हैं, उसकी क्रीम आती रहती है, कुछ शर्ट्स आती रहती हैं, जूते आते रहते हैं, चेयर आती रहती हैं, पेन का सेट आता रहता है, फ्रूटीज़ के डब्बे, चॉकलेट्स के डब्बे, ये सब मेरे पास आता रहता है, परफ्यूम आता रहता है, फेस सिरम आता रहता है, शैम्पू आता रहता है, कंडीशनर आता रहता है, बेल्ट आती रहती हैं, ठीक है सब। कॉन्डम भी आने लगेंगे अभी कुछ दिनों बाद, सब बना रही है वो कंपनी, पता नहीं क्या क्या बना रही है। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना, दे टेल मी कि आप इसकी प्रमोशन करो, ठीक है। अब वो प्रमोशन जो होती है उसके लिए पैसा मिलता है मुझे, और प्लस वो कहते हैं कि आप प्रोडक्ट भी रख सकते हो। अब ये चीज़ के लिए डिटेल देनी पड़ती है कि वो पैसा मुझे भेजेंगे तो यूपीआई आईडी पे ही भेजेंगे, मैं जनरली, क्योंकि जानता तो हूँ नहीं कि गली में तो कोई रहता नहीं है, वो कैश तो देने आएंगे नहीं, तो वो यूपीआई आईडी पे मुझे पैसा भेजते हैं, 5,000, 17,000, 24,000, 500 रुपये, 300 रुपये, डिपेंडिंग ऑन द कि वो प्रोडक्ट क्या है, मैं कितनी देर की वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट्स बना रहा हूँ तो 10,000, 5,000, अगर लंबी वीडियो बनाने के लिए मान जाता हूँ, अमेजन पर रिव्यू डालने के लिए मान जाता हूँ तो 30,000, किसी बुक का रिव्यू कर दूँ तो 35,000 तक कोलैबोरेशंस मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें आती हैं, इसमें आइडेंटिफाई करना अगर मुझे कि ये फेक है, जेन्युइन है, क्या है, तो मेरा पूरा का पूरा डेटा उड़ सकता है। गलत लिंक पे क्लिक करने को चांद जो मेरा दोस्त है वो मना करता है, तो मैंने उसको क्या होगा, वो कहते हैं हैक कर लेंगे तेरा चैनल, और फिर कहेंगे कि हमें इतने पैसे दो, तब हम जाके तेरा चैनल तेरे को वापस करेंगे, वरना हम सारी वीडियोस उड़ा रहे हैं यहाँ से, हमें ट्रू आई एस सब कुछ चेंज कर देंगे। और ऐसा अभी कुछ साल पहले सुमित सर के साथ हुआ था, ओनली आई एस के साथ, एक दिन को चैनल पूरा हैक हो गया था उनका, और सिंगापुर में किसी ने बैठ के वो करा था, आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पे जाकर कि ओनली आई एस हैड वगैरह वो करके, तो तब एडिटोरियल वगैरह देखा करता था मैं उनके डेली बेसिस पे, लेकिन वो बच गया। मतलब इन्होंने क्या करा था, हम सबसे ना ट्विटर पे जाकर लिखवाया था, ट्विटर इंडिया, यूट्यूब इंडिया, ट्विटर हैंडल वगैरह वो करके, तो जो साइबर सिक्योरिटी सेल है होम मिनिस्ट्री का, उसने सुमित सर को वापस करके दे दिया था, मतलब जिसने हैक करा था उससे वापस करके छीन के ले लिया था, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी तो एक एडवांस लेवल का ना, वो ज़्यादा अच्छे से छीन सकते हैं चैनल वगैरह। उन्होंने देखा इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो जितना ओनली आई का पूरी कम्युनिटी थी उन्होंने जाकर टैग करा था ट्विटर पर वगैरह, मैंने भी करा था यूट्यूब इंडिया वगैरह को, ये सब करके ट्विटर पे, ट्विटर हैंडल पे, अकाउंट पे जाकर, और साइबर सिक्योरिटी सेल होम मिनिस्ट्री का उसने सर को चैनल वापस दिलवा दिया था अपना, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसको फ्लिपिंग कहते हैं। तो वही वाली बात है ना, कुछ कुछ टॉपिक्स देखो आपके खुद के एक्सपीरियंस से आपको याद हो जाते हैं। अब जैसे इतनी कहानी मुझे याद थी, तो अब ये फ्लिपिंग वर्ड मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये हमारा पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ। हाँ, एक बात और कि ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें, कोविड से पहले जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि बैंड बजी हुई थी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, -1.4% पे ग्रोथ जो चल रही थी, उसके बाद कोविड के टाइम पर तो आप जानते ही हो कि और बैंड बज गई, -3.3%।
जैसे ही कोविड की दूसरी लहर आती है ना, दूसरी लहर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्शन भाई साहब हद से ज़्यादा बूम कर गई। अभी तो नॉर्मल ट्रैक पे चल रही है कि रिकवर कर गई, पूरी की पूरी 100% रिकवरी हो गई। लेकिन ये देख रहे हो, ये है सिचुएशन ऑफ, ये है सिचुएशन ऑफ एक्सेप्शन। ये क्यों हो गया? सिर्फ वैक्सीन नहीं, आप देख रहे थे उस टाइम पर चीज़ों की होर्डिंग हो रही थी। मान लो शाइनी, आप और मैं बाजार जा रहे हैं, कोविड के टाइम पर फंस गए हैं, तो आप मान लो दिल्ली में रह रहे हो, पीजी वगैरह में या कहीं पर भी, और मैंने आपसे ये बोला कि सामान लेकर रख लो, अभी तुम घर तो जा नहीं पाओगे और पता नहीं लॉकडाउन कब तक रहे, ये स्टोर खोले कल को ना खोलें, वो करें। तो आपने मान लो कि आप एक पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट लेकर आते हो, तो आपने 20-20 स्टोर करके रख लिए। मैगी के 100-100 पैकेट आपने स्टोर करके रख लिए। ऐसी सिमिलरली बटर, या जो जो ठोस चीज़ है, मतलब जो सड़ेंगी नहीं गलेंगी नहीं, ऐसी चीज़ें आपने होर्डिंग करके रख ली। तो अब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो इंडस्ट्रियल जो ये प्रोडक्ट्स थे ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा जो कमाया है वो कमाया फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने। ठीक है, दवाइयाँ वगैरह ये वो करके, और प्लस ये जो एफएमसीजी सेक्टर ने, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल, जिसका मैंने आपको ग्राफ भी दिखाया था ट्रेडिंग व्यू पर, कि ये सेक्टर के अंदर आप किसी भी पॉइंट के अंदर पैसा डालो, क्या आंखें बंद करके, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सुबह मार्केट खुले शाम को मार्केट खुले, जिस दिन आपको ठीक लगे, ये क्योंकि कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है, ये आज तक कभी इसका डिक्लाइन नहीं हुआ। लोएस्ट पॉइंट कभी नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि लोएस्ट पॉइंट कभी नहीं लगाता, क्योंकि लोग खाना पीना कभी बंद नहीं करेंगे, बात ये होती है। ठीक है, तो इस वजह से वो कर गया। लेकिन ये एक एक्सेप्शन था, मैंने आपको बताया ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड थी। इतनी डिमांड जनरली लोग करते नहीं है। कोविड के टाइम पर हर एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बल्क में थी कि नहीं थी, बताओ? और इंडस्ट्रियल सेक्टर पता है बूम कैसे कर गया यहाँ पर? क्योंकि देखो ना, ये तो एक तो बात कर रही है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ये वाले ईयर के कंपेरिजन में इस वाले साल 10.3% या -3.3%। लेकिन इतनी होती नहीं है ना, तभी तो मैंने लिख रहा हूँ बार बार यहाँ पर एक्सेप्शन। इतनी होती नहीं है ना, लोग नॉर्मली चलते हैं, लेकिन उस टाइम पर उनको लगा पता नहीं कब तक लॉकडाउन रहे क्या नहीं रहे। और इन लोगों के पास जो पैसा आया ना इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास, वो इसलिए आया क्योंकि चीज़ें लोग महंगी भी बेच रहे थे। लग रहा था ऐसा पूरे के पूरे इकॉनमी को कि शायद से इंडस्ट्रीज इतना बना नहीं पा रही है, वो नहीं कर पा रही है, जानबूझ के इंडस्ट्रीज की एक हरकत होती है धीरे धीरे इकॉनमी के अंदर चीज़ें भेजना, और फिर जो दुकानदार है उनसे ये कहलवाना कि मैडम पीछे से सामान नहीं आ रहा है, तो इसके 1-1 2-2 रुपए कंपनी ने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनीज को कुछ नहीं लेना देना होता कि कोविड आया या फिर आप उधारी कर करके राशन और दूध भरवा रहे हो अपने घर पे, उनको कुछ नहीं लेना देना होता, उनको प्रॉफिट से लेना देना होता है। तो उस टाइम पर उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ग्रोथ जनरेट कर कर, पैसों की टर्म्स में भी और गुड्स की इन्फ्यूजन ऐसे दिखाते थे कि धीरे 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 करके मार्केट के अंदर आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छी थी इन लोगों की। और ये देखो कि जो उस टाइम पर हमें दिखाया गया ना कि जैसे हम बाजार में जाते थे कि नहीं है मैडम इतना सामान अवेलेबल सर जी, पीछे से नहीं आ रहा, और अभी ले जाओ इसको फिर बाद में मिलेगा नहीं। ये इकोनॉमिक सर्वे देखो आज हमें प्रूफ दे रहा है कि हमारे साथ दगाबाजी हुई थी उस टाइम पर, कि सच में अवेलेबल था। अगर ऐसा होता, प्राइजेस तो बड़े ही बड़े हैं, लेकिन इतनी ग्रोथ जो हुई है तो इंडस्ट्रीज ने कोई होर्डिंग करने के लिए तो रखा नहीं होगा, सारे इकोनॉमी के अंदर फ्लो हुआ है। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो कमाया है डॉक्टरों ने और फार्मेसी ने। डॉक्टरों की चलो बात ना करें, सर्विस को एक बार के लिए हटा दें, लेकिन गुड्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल और फर्टिलाइजर और जो केमिकल्स हैं, आप इन सेक्टर्स में कभी भी इन्वेस्ट करो, कभी भी। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब अभी अभी आप कभी भी इन्वेस्ट करो, जो भी आपको ये सस्ता लगे जो भी, तो आप इनमें आराम से कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली एक एनर्जी सेक्टर भी ऐसा ही है, पूरी तरीके से जो एनर्जी सेक्टर है ना वो भी ऐसा ही है, क्योंकि अब ये जो बैटरी बैटरी वाली ये जो चीज़ें हैं ये पूरी की पूरी बूम करेंगी। तो ये जितना इलेक्ट्रॉनिक्स या जो एनर्जी वाले जो सेक्टर्स हैं, जैसे कोई भी है, आप उसमें आराम से अपना कर सकते हो कोई भी चीज़ें इन्वेस्ट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एक ये है BEL, ये तो हमेशा के लिए अच्छा ही होता है, 95 रुपीज़ का है, तो आप इसको भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है।
इसको इस पॉइंट पे लेना, अभी मत लेना, इसको यहाँ आने दो तब लेना। फार्मास्यूटिकल में तो आप जब मर्जी लो, दवाइयों की उसमें क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 गुना एफ डी इनफ्लो हुआ है। और ये सेक्टर आपको कुछ साल के बाद जब आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप लबासना से ट्रेनिंग लेकर आ गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह बन गए, तो आप ये देखोगे कुछ सालों बाद आपको ये यहाँ देखने को मिलेगा इस जगह पर। और ये सेक्टर जो है ये इसकी जगह पर चला जाएगा। इसको कहते हैं सेक्टर रोटेशन। स्टॉक मार्केट में भी वर्क करता है, रियल इकोनॉमी में भी वर्क करता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई इमेजिनेशन पे काम नहीं करता, ये इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर स्टॉक मार्केट बनता है। क्योंकि जितने भी यहाँ पर सेक्टर्स हैं उनकी कुछ कुछ कंपनीज हैं, वो कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट करवाते हैं स्टॉक मार्केट पे, और इंडिया के अंदर उसके लिए है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसलिए ट्रेडिंग बहुत ईजी चीज़ होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।